गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रामर में टॉपिक विशेषण। ठीक है, आज हम टॉपिक देखेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के प्रकार कितने हैं, यह सब आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका जो पैराग्राफ दिया गया है उसे देखेंगे। सभी लोगों को ध्यान देना है, आपकी ग्रामर बुक है उसे निकालना है आपको मेरे साथ। और ग्रामर में पेज नंबर 109, पेज नंबर 109 में फर्स्ट पैराग्राफ आपको देखना है। सबसे पहले यहाँ पर जो लाल अक्षरों से लिखा है, जो रेड अक्षरों से लिखा है, उस पर आपको बहुत ध्यान देना है। यहाँ लिखा है, सालू को कविता लिखने का बहुत शौक है। वह कविता बनाकर अपने दोस्त को ईमेल करती है। आप भी उसकी लिखी कविता को पढ़िए। अब जो कविता के अंदर लिखा हुआ है लाल पेन से, उसे आप पर ध्यान देना। देखो, नीले नीले अंबर में काले काले बादल घुमड़ घुमड़ कर आए, ठंडी ठंडी हवा भी साथ में अपने लाए। देख सुहाने मौसम को मोर निकल कर आए, कुछ कुछ बच्चे लगे झूमने, कुछ बच्चे शोर मचाए। रंग बिरंगे फूल पत्तियाँ झूम झूम लहराए। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो ये पंक्ति लिखी है कि नीले नीले अंबर में काले काले बादल, तो नीले नीले और काले काले, देखो लाल पेन से लिखा है, तो जो नीले नीले हैं, काले काले, ठंडी ठंडी, सुहाने, कुछ कुछ और फिर से कुछ, और रंग बिरंगे शब्द क्रमशः किसके बारे में बता रहे हैं। जैसे नीले नीले किसके बारे में बता रहे हैं, अंबर। तो अंबर कैसा है, नीला नीला। बादल कैसा है, काले काले। हवा कैसी चल रही है, ठंडी ठंडी। मौसम कैसा है, सुहाना। बच्चे कुछ कुछ, बच्चे फिर से कुछ। फूल पत्तियाँ कैसी लग रही हैं, रंग बिरंगी। तो ये जो सब लाल अक्षरों से लिखा है, और यह सब अंबर, बादल, हवा, मौसम, बच्चे और फूल शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता मतलब उसकी अच्छाई बता रहे हैं, उसके गुणों को बता रहे हैं कि अंबर कैसा है, तो नीला नीला है। तो जो उसकी विशेषता मतलब उसकी अच्छाई। तो जो शब्द इनकी विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ हरा है, तो पेड़ कैसा है, हरा। तो हरा क्या है, विशेषता, पेड़ का गुण है वो, है ना। तो पेड़ कैसा लग रहा है, हरा। तो यहाँ पर हरा क्या हुआ, विशेषता। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जितने सारे शब्द लिखे हैं वे शब्द किसी न किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं। जैसे हवा कैसी चल रही, तो ठंडी ठंडी। तो हवा गर्म चल रही है कि ठंडी चल रही है, तो ये क्या है, हवा की विशेषता है। ठीक है, तो शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। समझ में आया। आगे देखेंगे हम कि विशेषण की परिभाषा, विशेषण की व्याख्या, डेफिनेशन कहते हैं ना हम, वह। तो संख्या या सर्वनाम। संख्या मतलब क्या होता है, नाम, और सर्वनाम मतलब क्या होता है, यह वह। तो संख्या या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं, तो विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे राधा। राधा क्या है, विशेष्य है। और सुंदर और बुद्धिमान क्या है, विशेषण है। राधा की विशेषता क्या बता रहा है, सुंदर और बुद्धिमान। राधा कैसी है, सुंदर और बुद्धिमान लड़की है। तो राधा है विशेष्य
और सुंदर और बुद्धिमान विशेषण है। आगे देखेंगे 2 नंबर, वह कच्चे घर में रहती है। तो घर क्या है? विशेष, और घर की विशेषता क्या बता रहा है? कच्चे। तो घर कैसा है? कच्चा। तो ये क्या हुआ? विशेषण। तो वह कच्चे घर में रहती है, तो कच्चे है विशेषण और घर है विशेष्य। समझ में आया? आगे देखेंगे, यहाँ पर राधा और घर की विशेषता बताई गई है। बराबर, राधा और घर की विशेषता बताई गई है। तो राधा और घर क्या है? विशेष्य। इन दोनों की विशेषता बताई गई। तो क्या विशेषता बताई गई थी? कि राधा सुंदर और बुद्धिमान है, तो वो उसकी विशेषता हुई, उसकी अच्छाई हुई। अगर यहाँ पर बुराई भी बताते तब भी विशेषण ही होता। ऐसा नहीं कि खाली अच्छाई बताई, खराब भी। जैसे राधा गंदी लड़की है, तो गंदी अगर लिखा होता तो भी उसका विशेषण होता। ठीक है, उसके गुणों के बारे में बता रहा है ना, तो इसे विशेषण कहते हैं। समझ में आया? आगे देखेंगे हम विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो पहले एक बार हम देखेंगे विशेषण की व्याख्या क्या है। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब देखेंगे विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं वह हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर गुणवाचक विशेषण की परिभाषा है, अर्थात डेफिनेशन है कि जिन विशेषण शब्दों से हमें संज्ञा सर्वनाम के रंग रूप, आकार प्रकार, गुण दोष, काल, स्थान, दिशा, स्वाद, गंध, सुगंध, स्वभाव आदि से संबंधित विशेषता का बोध होता हो, विशेषता के बारे में बताता हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रंग रूप, गुण दोष, आकार प्रकार, काल स्थान, स्वाद, रंग, दिशा, स्वभाव आदि के विषय में बताते हों, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम चित्र के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर 2 बच्चे पढ़ रहे हैं और मैडम उसे पढ़ा रही है। तो हमारी अध्यापिका मीठी वाणी और सरल स्वभाव वाली है। तो मीठी, सरल, है ना। फिर दूसरी वाले चित्र में देखेंगे मछली छोटी छोटी बच्ची के पास खाने के लिए जा रही है। तो क्या लिखा है? बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो यहाँ पर जो लाल अक्षरों से लिखा है मीठी, सरल, बड़ी, छोटी, ये शब्द क्या हैं? गुण व आकार प्रकार के बारे में बता रहे हैं। गुण के बारे में किसको बता रहे हैं? टीचर के गुण कैसे हैं? कि टीचर मीठी और सरल स्वभाव की है। जबकि आकार प्रकार क्या बता रहा है? कि मछली बड़ी है और छोटी मछली को खा रही है। अतः यह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण के प्रकार। तो जो हमने ऊपर देखा था उसकी विशेषता के अंदर कि गुणवाचक विशेषण में संज्ञा सर्वनाम के रंग रूप, आकार प्रकार, गुण दोष, काल, स्थान, स्वभाव, दिशा, गंध आदि के बारे में बताते हों, तो वह सब आपके सामने यहाँ पर बताया कि गुण दोष क्या है, स्थान क्या है, आकार प्रकार क्या है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि गुणवाचक विशेषण शब्दों के प्रकार। बराबर, तो गुण दोष क्या हो सकते हैं? गुणवाचक विशेषण अगर हमें पहचानना हो तो हम कैसे पहचानेंगे? तो गुणवाचक विशेषण में गुण दोष आते हैं। ठीक है, तो भला बुरा, सच्चा, दानी, क्रोधी, शांत, कंजूस, न्यायप्रिय,
परिश्रमी, सरल, मृदुभाषी, भोला, चालाक आदि। फिर सेकंड है स्थान। स्थान की दृष्टि से गुणवाचक कैसे होंगे तो देखो, भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, मध्य, किनारे आदि। फिर आकार में देखेंगे, गोल, चौकोर, बड़ा, छोटा, तिकोना, लंबा, ऊंचा आदि। फिर रंग में देखेंगे, काला, पीला, नीला, सफ़ेद, हरा आदि, और भी कलर हो सकते हैं। फिर समय देखेंगे, दैनिक, मासिक, वार्षिक, नवीन, प्राचीन, संध्या आदि। फिर दशा। दशा अर्थात अवस्था, तो अस्वस्थ, स्वस्थ, पतला, रोगी, बलवान, अमीर, दरिद्र आदि। स्वाद और गंध, खट्टा, मीठा, सुगंध, दुर्गंध, तीखा, चटपटा, बदबूदार आदि। फिर आगे देखेंगे, स्पर्श, तो कोमल, मुलायम, गरम, ठंडा आदि। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे जैसे कि इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में कैसे होता है। ठीक है, तो वो देखते हैं। जैसे हमें सबसे मृदु भाषा में बोलना चाहिए। मृदु मतलब मीठी भाषा में बोलना चाहिए। फिर दूसरा, मेरी घड़ी चौकोर है। ठीक है, तो चौकोर किस में आ गया, किस में आया चौकोर, आकार प्रकार में आया। ठीक है, और वाणी में क्या आ गया, हमें सरल वाणी में क्या आ गया, गुण और दोष में आ गया। फिर तितली रंग बिरंगी होती है। तितली कैसी होती है, रंग बिरंगी होती है। आगे देखेंगे, मेरे स्कूल में मासिक परीक्षा होती है। तो मासिक किस में आ गया, समय में आ गया। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे, यह मिट्टी गीली है, यह सुगंधित फूल है, मुझे चटपटी चाट अच्छी लगती है, यह कपड़ा मुलायम है आदि। ठीक है, फिर हम सेकंड वाला देखेंगे, संख्यावाचक विशेषण। क्या आएगा दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। यह हम पहले नाम ही देख लेंगे, इसी से हमें पता चल जाएगा कि यह क्या है। संख्या का मतलब होता है नंबर्स। संख्या का मतलब होता है नंबर्स। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं। संख्या मतलब क्या होता है, नंबर, 1 2 3 4 5 ऐसे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, तो जो शब्द किसी संख्या या किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक कहते हैं। जैसे पहला बच्चा है, मेरे पास 2 खिलौने हैं। तो 2 क्या है, नंबर्स आ गया। तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि ये नंबर्स है, तो क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। समझ में आया। बच्चे देखो क्रम से दौड़ रहे हैं, क्रम मतलब लाइन में दौड़ रहे हैं। तो कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, तो लाइन में दौड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी संख्यावाचक विशेषण होगा। समझ में आया। फिर आगे हम देखेंगे कि उपयुक्त वाक्य में 2 और कुछ शब्द के माध्यम से संख्या संबंधी विशेषता का बोध होता है, अतः यह संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, यह विशेषण कहलाता है। अन्य उदाहरण और उदाहरण हम देखेंगे, एक लड़की 4 किताबें लेकर जा रही है। तो 4 क्या है, संख्या में आ गया, 4 में 1 2 3 4 आ गया। फिर सेकंड, यदि वक्त अच्छा हो तो अनेक लोग आते हैं। अनेक लोग, अनेक मतलब ये क्रम में आ गए, अनेक मतलब बहुत सारे होते हैं, क्रम में आते हैं। थर्ड नंबर का देखेंगे, कुछ मकान खाली पड़े हैं, तो वो भी क्रम में हैं। कुछ मकान खाली पड़े हैं, तो वो भी क्रम में, ये भी संख्या बता रहे हैं। मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं, तो 20 ये भी संख्या। सड़क पर 2 घुड़सवार जा रहे हैं, तो 2 घुड़सवार 2 हैं। मेरे पास 2 टोपियाँ हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे
संख्यावाचक के भी दो भागों में बांटा गया है। संख्यावाचक विशेषण को भी दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है निश्चय संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चयवाचक। निश्चय मतलब जो हमें अच्छी तरह से पता है, और अनिश्चय मतलब क्या होता है, जो हमें क्लियर या अच्छी तरह से पता नहीं है। तो पहले हम देखेंगे निश्चय संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें क है, जिस संख्यावाची शब्दों से संख्या की निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर से देखेंगे कि जिस संख्यावाची शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक है कि एक गिलास पानी, तो ये निश्चित है कि एक गिलास पानी है। 5 पांडव, हमें पता है कि पांडव कितने हैं, 5 हैं। 2 लड़कियाँ, वह भी हमें पता है 2 लड़कियाँ हैं। 4 पुस्तक, तो ये 4, ये सब क्या है, निश्चित है, हमें अच्छी तरह से पता है, तो उसे क्या कहेंगे, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, आगे हम देखेंगे उपर्युक्त उदाहरण में निश्चित संख्या का पता चलता है कि कितनी संख्या है, अतः यह निश्चय संख्यावाचक विशेषण है। अब दूसरा हम देखेंगे ख अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। जिन संख्यावाची शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध न होता हो। बराबर, पहले क्या था कि निश्चित संज्ञा का बोध होता था, अब क्या है, अनिश्चित में क्या है कि संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, हमें पता नहीं कि कितनी संख्या में लोग हैं, तो उसे क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ पुस्तकें, अनेक लोग, कई बच्चे, थोड़ा फल, तो इसके बारे में हमें क्लियर पता नहीं है। तो उदाहरण उपर्युक्त में संख्या का पता नहीं चल रहा है कि क्या कितनी है। जैसे कुछ पुस्तकें, इसमें यह नहीं पता चल रहा है कि पुस्तकें कितनी हैं, अतः ये क्या हुआ, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण होगा। आगे देखेंगे थर्ड, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक का मतलब होता है माप तोल। परिमाणवाचक का मतलब होता है माप तोल, जिसे मापा जाए और जिसे तोला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जिन विशेषण शब्दों से संख्या या सर्वनाम शब्दों के माप तोल की विशेषता का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लड़की ने पानी से ग्लास लिया, जैसे लड़की ने हाथ में ग्लास पकड़ा, तो इसे हम तोल नहीं सकते, इसे हम माप सकते हैं। और यहाँ पर जैसे 2 चित्र के अंदर दिखाया है कि आटे की जो किराना की दुकान है, वहाँ पर 2 व्यक्ति खड़े हैं, एक ग्राहक है और दूसरा देने वाला है। तो मुझे 10 किलो गेहूँ चाहिए, तो 10 किलो गेहूँ, तो यह तोला गया है। और जो दूसरे चित्र में है, गिलास में थोड़ा दूध अच्छा अभी बचा है, तो दूध हो या पानी कुछ भी हो, लेकिन क्या हुआ, उपयुक्त वाक्य में 10 किलो और थोड़ा शब्द हमें परिमाण अर्थात माप तोल का बोध कराता है, अतः यह परिमाणवाचक विशेषण होगा। अन्य उदाहरण हम देखेंगे, बाजार से 5 मीटर कपड़ा ले आओ। 5 मीटर, इसे क्या गया है, मापा गया है। चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, थोड़ी चीनी चाय में डाल दो, तो इसे क्या गया है, तोला गया है। फिर खाने के लिए कुछ लड्डू दे दो, आधा किलो आलू खराब हो गए। तो परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निश्चय परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चय परिमाणवाचक। तो पहला है निश्चय परिमाणवाचक में
वे विशेषण शब्द जो निश्चित माप तोल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम देखेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, इसके सामने टिक लगाएगी कि 1 किलो आटा, 1 लीटर तेल, 700 मिली शरबत, 1.25 मीटर कपड़ा, ये सब निश्चित रूप में हमें दिख रहे हैं बराबर। लेकिन जो अनिश्चित रूप में दिखते हैं तो उपयुक्त उदाहरण में से निश्चित परिमाण का पता चलता है जिसे कि चीज़ कितनी मात्रा में है, अतः यह निश्चित परिमाणवाचक हुआ। अब अनिश्चित परिमाणवाचक में देखेंगे कि अनिश्चित परिमाणवाचक में है कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो अनिश्चित परिमाणवाचक में देखेंगे बहुत आटा, थोड़ा तेल, सारा शरबत, थोड़ा कपड़ा, तो हमें यह निश्चित रूप से पता नहीं है, अतः यह क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। उदाहरण हम देखेंगे, उपयुक्त उदाहरण में निश्चित परिमाण का पता नहीं चल पा रहा है कि चीज़ कितनी मात्रा में है। जैसे बहुत आटा, यहाँ यह नहीं पता है कि आटा कितनी मात्रा में है, अतः यह अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाता है। आगे हम देखेंगे 4 नंबर का सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम मतलब यह वह और यह वह विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर मेरा है, तो यह क्या है, सर्वनामिक। उस बगीचे में फूल खिले हैं, तो यह क्या है, उस क्या है, सार्वनामिक। उपयुक्त वाक्य में यह और उस शब्द सर्वनाम है, परंतु वे किसी संज्ञा की ओर इशारा कर रहे हैं बराबर। यह और उस क्या है, सर्वनाम है। यह और उस सर्वनाम है, लेकिन वे किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, किसी संज्ञा की ओर। संज्ञा मतलब क्या है, घर, बगीचा, ये क्या है, संज्ञा है, तो इनकी ओर वह इशारा कर रहा है। यह घर मेरा है, तो क्या होगा, उपयुक्त वाक्य में यह और उस शब्द सर्वनाम है, परंतु वे किसी संज्ञा की ओर इशारा कर रहे हैं, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। अन्य उदाहरण हम देखेंगे, यह चिड़िया बहुत मीठी गाती है, तो यह क्या है, सर्वनाम है। चिड़िया क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा की ओर इशारा कर रहे हैं, तो यह क्या कहेगा, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है। इस विद्यालय की सभी सराहना करते हैं। यह सिंहासन विक्रमादित्य का है। यह पुस्तकालय बड़ा प्रसिद्ध है, तो सिंहासन, विद्यालय, पुस्तकालय, यह सब संकेत कर रहा है सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे, आपको चारों प्रकार समझ में आ गए ना, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, फिर क्या है, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण अर्थात संकेतवाचक विशेषण। ठीक है। अब हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। अब हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक में अंतर। जिस संख्या और सर्वनाम की गिनती की जाती है या गिना जाता है, जिस संज्ञा और सर्वनाम की गिनती की जाती है, गिनती मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे, कि जिन संज्ञा और सर्वनाम की गिनती की जाती है या गिना जाता हो उनके लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। समझ में आया ना। संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा मतलब होता है नाम, नाम को गिना जाता हो कि 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम,
और सर्वनाम मतलब यह वह भी गिना जाता हो कि यह 5 पुस्तक है, यह 6 पुस्तक है। तो जहाँ पर संख्या और सर्वनाम की गिनती की जाती हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जबकि जिन वस्तु की सिर्फ नाप तोल की जाती हो या फिर जिन वस्तु की सिर्फ नाप तोल किया जाता हो किया जा सकता है या कर सकते हैं उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। समझ में आया ना? संख्या सर्वनाम की गिनती की जाती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं और जिन वस्तुओं को मापा तोला जाता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर है मैदान में 7 बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे क्या है? संख्या। 7 क्या है? संख्या। और बच्चे क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा है, संज्ञा की को गिना जा रहा है। तो 7 तो क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। बराबर। फिर यहाँ पर है बाजार से 7 किलो आटा। 7 किलो इसे मापा और तोला जा सकता है। बराबर। तो क्या हो? तोला। तो परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है ना? कवि सम्मेलन में थोड़े ही लोग। कवि क्या है? संज्ञा। और संज्ञा को क्या? थोड़े। तो क्या होगा? संख्यावाचक। कटोरी में थोड़ी सी चीनी। कटोरी में थोड़ी सी चीनी से तोला जाता है। ठीक है? तो परिमाणवाचक। समझ में आया? अब हम आगे देखेंगे सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम और सार्वनामिक में विशेषण में अंतर। जैसा कि हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि सर्वनाम का प्रयोग संख्या के स्थान पर होता है। बराबर। हमको पहले से पता है कि संज्ञा जब हम पढ़ते हैं तो संज्ञा मतलब नाम, और नाम की जगह पर हम यह वह तुम आप का प्रयोग करते तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। लेकिन सर्वनाम जबकि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पहले आता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सार्वनामिक। संज्ञा से पहले आता हो उसे हम सार्वनामिक कहेंगे। हमने पहले भी पढ़ा था ना कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। आपको याद है? आपने पढ़ा था कि नहीं? पहले पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले हमने कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। कि हमने ऐसा कहा था कि यह वह तो सर्वनाम है ही। ठीक है? यह वह तो सर्वनाम है, लेकिन यह वह संज्ञा की ओर इशारा करता हो। किसकी ओर इशारा करता हो? संज्ञा की ओर इशारा करता हो उसे हम सार्वनामिक कहेंगे। समझ में आ गया ना? अब देखेंगे फिर से। जैसा कि हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। संज्ञा के स्थान पर होता है ना यह वह। जबकि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करते हुए होता है। जैसे यह मिलने आई है तो यह क्या है? सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग कहीं पर नहीं हुआ है। यह मिलने आई, डायरेक्ट यह मिलने आई है तो यह संज्ञा के स्थान पर आया है। लेकिन जहाँ पर संज्ञा और यह वह भी हो तो वहाँ पर क्या होगा? सार्वनामिक होगा। जैसे यह पुस्तक मोटी है तो पुस्तक क्या है? संज्ञा है। और यह क्या है? यह क्या है? संज्ञा। और पुस्तक क्या है? कि पुस्तक की ओर यह संज्ञा क्या कर रही है? संकेत कर रही है। तो इसे क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। समझ में आया ना बेटा? तो यह दोनों वाक्य में यह शब्द का प्रयोग अलग अलग व्याकरणीय महत्व के लिए हुआ है। आगे हम देखेंगे प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषता की भी विशेषता बताता हो उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है? जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हो उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो रेखांकित है वो क्या है? प्रविशेषण है। और ऊंचे ऊंचे क्या है? विशेषण है। समझ में आया ना? इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे क्या है? विशेषण है। और बहुत क्या है? प्रविशेषण। ठीक है? इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। दूसरा देखेंगे तालाब में बहुत क्या है? प्रविशेषण। सुंदर क्या है? विशेषण। कमल खिले हैं। तो तालाब में बहुत सुंदर कमल खिले
हैं। 3 नंबर देखेंगे, वह लड़का बहुत परिश्रमी है। तो बहुत क्या है, प्रविशेषण। परिश्रमी क्या है परिश्रमी, विशेषण। ठीक है। तुम बड़े भोले हो, बड़े बड़े क्या है, प्रविशेषण, भोले विशेषण। गहरी लाल रंग की टोपी, गहरी क्या है, प्रविशेषण, लाल क्या है, विशेषण। मेरे पिताजी बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। तो बड़े क्या है, प्रविशेषण, और ईमानदार विशेषण। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्या हुए, प्रविशेषण कहलाते हैं। आया ना आपको सब समझ में। आगे हम देखेंगे विशेषण शब्दों की रूप रचना। विशेषण शब्दों की रूप रचना संज्ञा शब्दों की रूप रचना से मिलती है। लिंग वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन होते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, कोष्ठक में दिए हैं कि संख्या शब्द को विशेषण में कैसे बदलते हैं, कैसे होते हैं। तो लड़का या लड़की अच्छा, बंदर बंदरिया मोटा, बेटी बेटा गुणवान, अध्यापक पूज्य। फिर एक वचन है अच्छा, बहुवचन में अच्छे, मोटा मोटे, गुणवान गुणवान, पूज्य पूज्य। स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो क्या होगा, अच्छी अच्छा, पुल्लिंग अच्छा और स्त्रीलिंग अच्छी, मोटा मोटी मोटा, गुणवती गुणवान, पूज्य पूज्य। विशेषण शब्दों की रचना प्राय संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, व्यव्यय आदि के साथ उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर की जाती है। ठीक है। यहाँ भी हम देखेंगे कि संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं। तो संज्ञा है पूजा, विशेषण है पूज्य। संज्ञा है पक्ष, पक्षिक, अनुभव, अनुभवी, प्रेम, प्रेमी, स्मरण, स्मरणीय, धन, धनी। आगे देखेंगे स्वर्ण, स्वर्णिम, विदेश, विदेशी, भारत, भारतीय, सुख, सुखी, इतिहास, ऐतिहासिक, पेट, पेटू, पर्वत, पर्वतीय, सम्मान, सम्मानित, पीड़ा, पीड़ित, रोग, रोगी, पोषण, पोषक, गहर, शहर, शहरी। आगे देखेंगे सर्वनाम से विशेषण कैसे बनता है। यह, ऐसा, मैं, मुझसा, कौन, कैसा, वह, वैसा, जो, जैसा, तुम, तुम्हारा, कोई, कौन सा, तुम, तुम्हारा। फिर क्रिया से विशेषण कैसे बनते हैं, भागना, भगोड़ा, पढ़ना, पढ़ाकू, देखना, दिखावटी, भूलना, भुलक्कड़, बेचना, बिकाऊ, टिकना, टिकाऊ, पीना, पियक्कड़, लूटना, लुटेरा। अब अवयव से विशेषण कैसे बनते हैं, तो भीतर, भीतरी, ऊपर, ऊपरी, पीछे, पिछला, बारह, बारह, बाहरी, आगे, अगला, नीचे, निचला। आगे हम देखेंगे विशेषण की तुलना में प्रयोग। विशेषण शब्द व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं। जो व्यक्तियों तथा वस्तुओं में कभी भी एक से गुण नहीं होते। कभी कभी दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। उसके लिए कभी कभी कम या अधिक जैसे शब्दों का भी प्रयोग होता है। जैसे हम देखते हैं विशेषण की 3 तुलना अवस्थाएं हैं। 3 तुलना अवस्थाएं मतलब क्या होती है, उसकी तुलना होती है। तो 3 अवस्था विशेषण की होती है। पहला होता है मूला अवस्था, दूसरा होता है उत्तरा अवस्था और तीसरा होता है उत्तमा अवस्था। तो पहला होता है मूला अवस्था, मतलब क्या होता है, जब किसी एक ही वस्तु या एक ही प्राणी की विशेषता प्रकट की जाती है तो उसे मूला अवस्था कहते हैं। एक ही लोगों की, एक ही प्राणी या एक ही वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती हो, विशेषता के बारे में बताया जाता हो, उसे हम मूला अवस्था कहते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन लंबा है तो एक ही जन के बारे में बता रहा है। रोहन होशियार है, एक जन के बारे में बता रहा है। यह करेला कड़वा है। हाथी विशालकाय जानवर है। दूसरा हम देखेंगे कि उत्तरावस्था,
जहाँ दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना की जाती हो, उसे हम उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे विनायक कक्षा में सबसे बुद्धिमान है, तो विनायक और कक्षा बराबर दो या अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता हो। फिर आगे है बजरंग सर्वाधिक बलवान है, मेरा विद्यालय सबसे अच्छा है, मेरे पिताजी सबसे अच्छे हैं। अब हम आगे देखेंगे संस्कृत शब्दों में विशेषण शब्दों की उत्तरावस्था दर्शाने के लिए शब्द के अंत में तर तथा उत्तमावस्था दर्शाने के लिए शब्द के अंत में तम प्रत्यय जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मूलावस्था लघु, उत्तरावस्था लघुत्तर और उत्तमावस्था लघुत्तम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। सुंदर, सुंदरतम, सुंदरतम। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अब हम देखेंगे आपका लिखित, जो आपकी एक्सरसाइज है उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो लिखित एक्सरसाइज में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित शब्दों में विशेषण का कौन सा भेद है, सही निशान लगाइए। तो यहाँ पे लिखा कुछ विद्यार्थी यहाँ नहीं आए, कुछ विद्यार्थी यहाँ नहीं आए। तो यहाँ पर क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है सफ़ेद ताजमहल को मैं देखती ही रह गई। सफ़ेद मतलब ताजमहल के गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण। आगे घड़े में थोड़ा पानी भरा है, तो परिमाणवाचक विशेषण। कृष्ण सांवले रंग के हैं, तो गुणवाचक विशेषण। एक डिब्बा पॉपकॉर्न खत्म हो गया, तो संख्यावाचक विशेषण। यह घर सुंदर है, यह घर सुंदर है, तो सार्वनामिक विशेषण। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उनकी अवस्थाओं के भेद पर निशान लगाइए। तो पहला है जम्मू कश्मीर सुंदर प्रदेश है, तो मूलावस्था। ठीक है, सेकंड है हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये भी आएगा हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, तो मूलावस्था। दूसरा है दक्षिण भारत की संस्कृति प्राचीन है, तो उत्तमावस्था। फिर आम पपीते से अधिक मीठा होता है, तो उत्तरावस्था। आगे गंगा यमुना से लंबी नदी है, तो उत्तरावस्था। फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक घर में विशेषण और एक घर में विशेष्य बैठे हैं, आप दोनों घरों में से उपयुक्त शब्द छांटकर विशेषण विशेष्य से जोड़ें। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो घर बना है इसके अंदर छांटकर विशेषण और विशेष्य बताना है। ठीक है, तो पहला है इसमें थोड़ा, थोड़ी चीनी। सेकंड है विशाल हाथी। थर्ड नीला आसमान। चौथा छोटी लड़की। पांचवा ठंडा पानी। 5 बोतल। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, कोष्टक में दिए गए शब्दों के उचित विशेषण रूप भरकर वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पर जो कोष्टक में दिया है इसको हमें विशेषण में बदलना है। ठीक है, तो हमने विशेषण में बदल के लिखा है। पहला है अम्मा ने नमकीन दलिया बनाई। दूसरा रेहान सफ़ेद टोपी पहनकर आया। तीसरा पृथ्वी की भीतरी सतह भी गर्म होगी। मनोज ने पूरी किताब पढ़ी है। करेले का बीज कड़वा होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों को दिए गए शब्दों से पूरा कीजिए। तो कोष्टक में जो ऊपर वाक्य दिए उसे हमें इसे पूरा करना है। तो पहला है इसमें जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष आदि को प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे जो शब्द संख्या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें
विशेषण कहते हैं। आगे ग, जो शब्द संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आगे देखेंगे हम, जो शब्द संख्या से पहले आकर संख्या की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ड, जो शब्द माप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विशेष्य शब्द के लिए उचित विशेषण शब्द लिखिए। तो लाल कमल, सुंदर साड़ी, चार पुस्तक, लंबी सड़क, खूंखार शेर, बदलता मौसम, बदलते की जगह सुहाना मौसम भी लिख सकते हो। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। तो पहला इसमें, मैं 2 सेब खाऊंगा, तो संख्यावाचक विशेषण। दूसरा, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, गुणवाचक विशेषण। वह लड़की रंगोली बना रही है, तो सार्वनामिक विशेषण। रमा ने नीली साड़ी पहनी है, गुणवाचक विशेषण। हम 5 दोस्त साथ साथ रहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर लिखिए। तो पहला है संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर बताइए। दूसरा है सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर बताइए। दोनों के आंसर नीचे दिए गए हैं। तो पहले का देखेंगे, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनाम विशेषण, ये दोनों ही मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले ऊपर। तो जिन संज्ञा और सर्वनाम की गिनती की जाती है या गिना जाता है उनके लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है, जबकि जिन वस्तुओं की सिर्फ नाप तोल की जाती हो या कर सकते हैं उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे मैदान में 7 बच्चे खेल रहे हैं, संख्यावाचक विशेषण। बाजार से 7 किलो आटा ले आओ, परिमाणवाचक विशेषण। कवि सम्मेलन में थोड़े ही लोग आए हैं, संख्यावाचक विशेषण। कटोरी में थोड़ी सी चीनी दे दो, परिमाणवाचक विशेषण। सेकंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जैसा कि हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि सर्वनाम का प्रयोग संख्या के लिए स्थान पर होता है, जबकि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संख्या से पहले आकर संख्या की ओर संकेत करते हुए होता है। जैसे यह मिलने आई है, तो सर्वनाम। यह पुस्तक मोटी है, सार्वनामिक। तो यहाँ दोनों वाक्य में यह शब्द का प्रयोग अलग अलग व्याकरणीय महत्व के लिए बताया गया है। यहाँ पर हमारा जो विशेषण है वह खत्म होता है। विशेषण हमारा खत्म होता है। विशेषण की हमने एक्सरसाइज भी कर ली है। अब आपको विशेषण याद कर लेना और एक्सरसाइज भी आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लेना। अब हमने एक ग्रामर भी आपको बता दिया है और ग्रामर के साथ साथ मैंने एक दो पत्र लेखन भी आपको दे दिए हैं। तो पहला पत्र लेखन है, पिताजी से रुपए मंगवाने हेतु पत्र लिखिए। तो पहला पत्र हम देखेंगे कि पहले पत्र में जो एड्रेस लिखा हुआ है बराबर, और राइट में लिखा हुआ है। तो देखो एड्रेस भी राइट में लिखा है और जो नीचे लिखा हुआ है कि आपकी विश्वासु मोहित, ये भी राइट में लिखा है। तो आपको भी ऐसे करना है। अगर ऊपर आप एड्रेस राइट में लिख रहे हो तो नीचे भी आपको राइट में ही लिखना है, और अगर राइट में नहीं एड्रेस लिखते हो, लेफ्ट में लिखते हो, तो नीचे भी आपको लेफ्ट में ही लिखना है। राइट और लेफ्ट करना नहीं है, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसीलिए अगर आप एड्रेस राइट में लिखते हो तो नीचे आपका विश्वासु लिखते हो, वह भी आप राइट में ही लिखोगे। और अगर लेफ्ट में एड्रेस लिखते हो तो नीचे आपका विश्वासु भी आप लेफ्ट में लिखोगे। समझ में आया ना सभी को? और एड्रेस जो लिखा है, अगर आप अपना एड्रेस लिखना चाहते हो, ये एड्रेस लिखना नहीं चाहते, तब भी चलेगा, आप अपना एड्रेस भी लिखना। अपना एड्रेस लिखने से पहले आपको एड्रेस हिंदी में ही लिखना है, इंग्लिश का वर्ड का प्रयोग करना नहीं है। समझ में आया? चलिए आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एड्रेस पढ़ते हैं। अरावली छात्रावास, एयरफोर्स स्कूल, दिल्ली छावनी, दिनांक 10/4/2021। पूज्य पिताजी, साधारण चरण स्पर्श। आपका पत्र मिला, समाचारों से अवगत हुआ, मैं यहाँ सकुशल हूँ।
आप बिल्कुल चिंता न करें। मुझे छात्रावास अर्थात हॉस्टल, मुझे छात्रावास और स्कूल का शुल्क 7,000 रुपये जमा कराना है। शुल्क मतलब पैसा हमें जमा कराना है। आप इन पैसों का ड्राफ्ट स्कूल के नाम से भेज दें। यह शुल्क अप्रैल महीने के अंत तक अवश्य जमा कराना है, अतः यथासमय भेजने का कष्ट करें। माताजी को मेरा साधारण चरण कहिएगा। छोटू को प्यार। आपका पुत्र मोहित। लिफाफे पर पता श्री राम प्रकाश शर्मा, 28 शिवालिंग नगर, देहरादून। ठीक है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट पत्र लेखन खत्म हुआ। सेकंड पत्र लेखन है हमारा, अत्यधिक फैशन से बचने के लिए प्रेरणा देते हुए छोटी बहन को पत्र लिखिए। सेकंड वाला हम देखेंगे अब, अत्यधिक फैशन से बचने के लिए प्रेरणा देते हुए छोटी बहन को पत्र। तो इसमें भी आप एड्रेस चेंज कर सकते हो, आपके अनुसार आप एड्रेस लिख सकते हो और एड्रेस भी लिख सकते हो और नीचे भी आपके अनुसार नाम भी बदल सकते हो। ठीक है, तो बी 241 बसंत कुंज, नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 2021। प्रिय स्नेहा, बहुत बहुत स्नेह। आशा करती हूँ कि तुम स्वस्थ व प्रसन्न होंगी। कल ही तुम्हारे छात्रावास के अधीक्षक से एक पत्र मिला। एक पत्र पिताजी को प्राप्त हुआ, जिसे पढ़कर उन्हें बहुत चिंता हुई। पत्र में उन्होंने लिखा है कि तुम आजकल अपना बहुत सा समय श्रृंगार की ओर लगा देती हो। श्रृंगार मतलब सजने संवरने में। प्रत्येक रुझान और कार्य की कोई सीमा होती है। यदि हमारा कोई रुझान बहुमूल्य समय को खा जाए और निर्धारित खर्च को बढ़ावा दे तो उसे छोड़ देने में ही हमारी भलाई है। फिर फैशन तो ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें हमारा मनोबल और संस्कार भी बह जाता है। इसलिए इस प्रवृत्ति को त्याग कर सादा जीवन अपनाओ। आशा है भविष्य में तुम ऐसी शिकायत का अवसर नहीं दोगी। तुम्हारी दीदी सुमन। समझ में आया ना आपको ये पत्र? एक बार फिर से पढ़ते हैं हम, ध्यान दीजिए। आशा करती हूँ कि तुम स्वस्थ व प्रसन्न होगी। स्वस्थ और प्रसन्न का मतलब तुम खुश होगी। ये किसने लिखा है? एक जो छोटी बहन को पत्र लिखकर भेज रहे हैं। ठीक है, कि कल ही तुम्हारा छात्रावास के अधीक्षक मतलब जहाँ तुम रहती हो जिस हॉस्टल में, वहाँ के जो अधिकारी हैं, अधीक्षक मतलब जहाँ के वो अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो पत्र तुम्हारे अपने पिताजी को मिला, पिताजी को जो प्राप्त हुआ, जिसे पढ़कर उन्हें बहुत चिंता हो गई। उन्हें बहुत चिंता होने लगी कि तुम ऐसा जो लेटर में लिखा, जो पत्र में लिखा, वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। पत्र में उन्होंने लिखा कि आजकल अपना बहुत सा समय श्रृंगार की ओर लगा देती हो। उन्होंने लिखा था कि आप अपना समय अधिकतर सजने संवरने में लगाती हो। प्रत्येक रुझान और कार्य की कोई सीमा। रुझान मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की कोई सीमा होती है। मतलब हर चीज़ की ओर एकदम आकर्षित रुझान नहीं होना चाहिए, आकर्षण नहीं होना चाहिए, तो उसकी भी कोई सीमा होती। कम कोई भी चीज़ हो, उसकी कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं। अगर हम ज़्यादा कुछ करते हैं तो वो गलत होता है। यदि हमारा कोई रुझान बहुमूल्य समय को खा जाए, रुझान मतलब हमें किसी की तरफ ज़्यादा आकर्षित करे, तो वह अगर हमारा समय खा जाए तो वो गलत है। ठीक है ना? और निर्धारित खर्च को बढ़ावा दे, और फालतू खर्च भी हमारा इसमें जाता है, बढ़ावा दे, तो उसे छोड़ देना ही हमारी भलाई हो। तो ऐसी चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए। फिर फैशन तो ऐसी प्रवृत्ति है, फिर फैशन तो ऐसी गंदी चीज़ है कि जिससे हमारा मनोबल और हमारा संस्कार भी बह जाता है। इसलिए इस प्रवृत्ति को त्याग कर सदा सादा जीवन जीना चाहिए। आशा है कि भविष्य में तुम ऐसी शिकायत का अवसर नहीं दोगी।
ठीक है ना। भविष्य में ऐसी शिकायत का अवसर नहीं दोगी। तुम्हारी दीदी सुमन। लिफाफे पत्र प्राप्त करने वाले का पता। समझ में आया ना आपको। दोनों पत्र लेखन मैंने आपको दे दिए हैं। दोनों पत्र लेखन आप लिख लेना और याद भी कर लेना। और जो विशेषण मैंने आपको ग्रामर में सिखाया है उसे भी पहले अच्छी तरह से पूरा लेसन है जो हमारा विशेषण का वो पूरा पढ़ लेना ग्रामर की बुक में से। उसके बाद आप मेरा वीडियो देखना। वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं यहाँ पर समाप्त करूँ। मुझे पता है कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया है। आ गया ना समझ में सब कुछ? ओके, तो अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद। और सभी लोग इसको याद कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए बाय।